कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप सिलेबस कवरेज की सोच ही नहीं सकते। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या फिर आपका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। और बात एक या दो क्वेश्चन की नहीं है, बात है एक ह्यूज पोर्शन की जहां पर कवरेज बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए आज बुल सीरीज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एचटेट पीजीटी लेवल 3 के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। मैंने ये टॉपिक लास्ट केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि इस टॉपिक को इस वीडियो के बाद आप एक अलग नजरिए से देखना शुरू करेंगे। आपके जितने भी प्रॉब्लम है कि आप पढ़ रहे हैं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको बेसिक ही समझ में नहीं आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, यही आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो खैर आज के वीडियो लेक्चर के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। सो स्टे ट्यून विद आर कौशिक ओनली ऑन पढ़ाकू बच्चा। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले एक बार एनालिसिस रिपोर्ट देख लेते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे भी ये एनालिसिस रिपोर्ट दी थी लास्ट वीडियो में। मैंने तब भी आपको ये कहा था कि ये दोनों चैप्टर अकेले 6 to 7 क्वेश्चंस कवर करते हैं। हर साल 6 to 7 क्वेश्चंस का ट्रेंड यहां पर रहा ही रहा है। अगर बात करें 2020 की, तो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया एचटेट में, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से फिर भी 4 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आपने ये 2 घंटे स्पेंड किए हैं हमारी वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने में, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होने वाले हैं। Let's start without wasting any time. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फंडा आया कहां से। इंसान ने एक दिन में जादूगर की तरह चीजों के जुड़ने के तरीके नहीं ढूंढे हैं। सबसे पहले उसे यह पता चलता है कि एटम आपस में जुड़ते हैं, लेकिन कैसे? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल कैटायन और एनायन फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास बनते हैं सॉल्ट्स। दूसरा तरीका हमने देखा कि 2 एटम आपस में कंबाइन कर सकते हैं बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो उन्हें शेयर करते हैं और एक स्टेबल एंटिटी बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। ये कहलाए कोवलेंट मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। हमने कुछ सॉल्ट्स को मिक्सअप करना शुरू किया। जैसे आप आम जिंदगी में सुनते हैं कि भाई ये सेंधा नमक जो है वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अब क्यों होता है अच्छा? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें समझते हैं इसको। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अलम, दैट इज नोन एज फिटकरी। इसे क्या बोला जाता है? फिटकरी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं आफ्टर शेव। और इसका एक और जुगाड़ मैं आपको बताता हूं, जले पे नमक डालना। बहुत पुराने टाइम से आप सुनते आ रहे हैं। हिंदी में मीनिंग अलग है, साइंटिफिकली ये बहुत सही चीज है। क्या मतलब है? देखो, अलम हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारे पास है। तो अलम बेसिकली वो सब्सटेंस है जिसमें एक मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और दूसरा मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। याद रखिएगा एक कंडीशन, किसी भी चीज को अलम कहने का पहला पॉइंट यह है कि उसके अंदर 2 मेटल आयन होंगे, एक +1 और दूसरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर यहां पर सोडियम होता तो सोडा अलम कहलाता, पोटेशियम है तो पोटैश अलम बन गया। ओके, दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। एक और मैं एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं। हमारे पास है मोहर साल्ट, दैट इज फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, NH4 to SO4.6H2O. This is also known as water of crystallization. यानी कि जब इनके क्रिस्टल्स बनेंगे, this water will be entrapped here in their structure. तो अब पॉइंट ये आता है कि NaCl, Na कैटायन और Cl एनायन आपस में जुड़ के NaCl बनाते हैं। ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से कोवलेंट बॉन्ड में भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर पोटेशियम सल्फेट एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, एल्यूमिनियम सल्फेट एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो जब आप इन्हें मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के बाद क्या कोई चेंज होता है? तो हमने कहा कि ये फिजिकल चेंज होना चाहिए, बट रियलिटी में हमने देखा कि जो पोटेशियम सल्फेट का स्ट्रक्चर है और एल्यूमिनियम सल्फेट का स्ट्रक्चर है, उससे अलम का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है।
यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में इनके जो क्रिस्टल बन रहे हैं उन क्रिस्टल्स के अंदर ये आयंस की अरेंजमेंट पहले वाली सिचुएशन से डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, छोटी छोटी चीजों को मिस मत करो भाई। आप बस ये पढ़ते हैं डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है और भाग लिए वहां से, ऐसे नहीं बनेगी भाई। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। फेरस सल्फेट की बात करते हैं। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों अपने आप में स्टेबल मॉलिक्यूल हैं। मिक्सिंग के बाद हमने इन्हें मिक्स कर दिया। कैसे बनाया, हमने 7 ग्राम लिया फेरस सल्फेट, 3.5 ग्राम लिया अमोनियम सल्फेट, एक कंटेनर लिया, उसमें इन दोनों को मिक्स कर दिया और फिर इसमें ऐड किया वाटर, थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया H पॉजिटिव, वो इसकी हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए बेसिकली होता है। और जब ये मिक्सिंग हो गई उसके बाद वाटर को इवेपोरेट होने दिया, हमारे यहां पर बने क्रिस्टल्स, प्योर ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स यहां पर बनते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहां पर ध्यान रखिएगा, जब ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल बन रहे हैं तो ठीक है, अगर ये क्रिस्टल बाय चांस येलो कलर के बन जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आयरन अब किस में चेंज हो गया है, Fe3 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो गया है। तो ये बेसिक सी कहानी थी। कहने का मतलब ये है कि ये तो केमिकल चेंज हो गया, लेकिन अगर केमिकल चेंज से पहले की बात करें तो 2 सॉल्ट्स को आपने मिक्स किया और मिक्सिंग के बाद एक डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, तो ऐसे सॉल्ट्स को हमने नाम दिया डबल सॉल्ट्स। प्रॉपर्टीज अभी भी सेम थी, यानी कि केमिकल बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा था। जब आप इस पे टेस्ट करेंगे तो ये आपको Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट देगा। अगर आप टेस्ट करेंगे तो अमोनियम आयन का भी टेस्ट आपको मिलने वाला है, सल्फेट आयन का भी टेस्ट आपको मिलने वाला है, यानी कि सभी आयंस के टेस्ट आपको इस केस में मिल रहे हैं। अब सेम प्रोसेस हमारे पास चल रही थी। अब कहानी कहां से गड़बड़ होती है, कहां से हम इसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आते हैं। हमने एक बार कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाने की सोची, या फिर कहो कि वाटर में डाल देंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। हमने देखा कि अगर इसके 6 मोल हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास बना COCl3.6NH3। अगर मैं यहां पर 5 मोल प्रोवाइड करता हूं तो हमारे पास बनेगा COCl3.5NH3। अगर मैंने यहां पर 4 मोल अमोनिया प्रोवाइड किया तो हमारे पास बना COCl3.4NH3। ये कंपाउंड हमारे पास बने, लेकिन इससे डिफरेंस क्या है, अभी भी कह रहा हूं मैं ये डबल सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, जब हमने यहां पर सिल्वर आयन ऐड किए, मान लो AgNO3 आपने डाल दिया, तो आपने सोचा कि भाई कोबाल्ट क्लोराइड वाटर में सोल्यूबल होता है और जब ये सोल्यूबल होगा तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। हो सकता है आपको याद हो NaCl प्लस AgNO3 क्या बनता था, आप कहते थे कि 10th में आता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो हम कहते थे Ag के साथ जुड़ जाएगा Cl, Na के साथ जुड़ जाएगा NaNO3। TGT सीरीज में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन मारा हुआ, क्यों, कैसे, कब क्या होगा, किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, किसके नहीं बनेंगे, अक्कड़ सीरीज में। ओके, ये पार्ट बुल सीरीज का है, PGT केमिस्ट्री का। तो AgCl के व्हाइट PPT हमारे पास बनते हैं, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सेम चीज दिमाग में थी साइंटिस्ट के, उन्हें अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा है। उन्होंने सोचा यार इसमें भी डालते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलेगा तो ये मुझे देगा CO3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, और यहां पर जब मैं सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाने चाहिए, 3 मोल बन जाने चाहिए AgCl के। बिल्कुल ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल हुआ भाई। फिर हमने यही चीज यहां पर सोची कि भाई यहां पर भी 3 क्लोराइड आयन है तो यहां पर भी ऐसा होना चाहिए, बट यहां पर एक प्रॉब्लम आई, यहां पर बने सिर्फ 2 मोल ऑफ AgCl। मतलब जब मैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहा हूं तो सिर्फ 2 ही क्लोरीन सिल्वर के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा सिल्वर डाल दीजिए फिर भी 2 ही जुड़ रहे हैं, 3rd क्लोरीन बाहर ही नहीं आ रहा है। और यहां पर तो और अजीब चीज हुई, सिर्फ 1 मोल AgCl की फॉर्मेशन हमारे पास हो पाई। क्लोराइड यहां पर भी थी 3 है, यहां पर भी, यहां पर भी, लेकिन फिर ऐसा क्या हो रहा है कि क्लोराइड आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम, हमने सोचा कि इनके अंदर सभी के अंदर अमोनियम आयन बनेगा तो अमोनियम आयन के लिए भी टेस्ट आएगा, नहीं, अमोनियम आयन के लिए भी टेस्ट नहीं आया। तो 2 बात हुई, जब आप 2 सॉल्ट्स को मिक्स कर रहे थे तो मिक्सिंग के बाद उनके क्रिस्टल का, दाने की जो शेप है वो बदल जाती थी।
कलर वगैरह बदल जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, केमिकल में कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो डबल सॉल्ट्स कहलाए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या आ गया, चेंज आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब हमारे पास कंसेप्ट आता है डबल वैलेंसी का। पहले हम कह रहे हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन एक गेन कर रहा है, तो इसकी वन वैलेंसी है, इसकी भी वन वैलेंसी है। ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। अब कलेश दूसरा पड़ गया है भाई। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है डबल वैलेंसी का, कि दरअसल मेटल के पास दो तरीके की वैलेंसी होती है। एक ऐसी वैलेंसी जिसे वो रिलीज नहीं करना चाहता, और एक ऐसी वैलेंसी जिसे वो रिलीज कर देता है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। मतलब फर्स्ट केस के लिए जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया वो ये कहा गया कि दरअसल कोबाल्ट के साथ NH3 के 6 मोल जुड़ गए, और जो क्लोराइड आयन है वो इसकी अलग तरीके की वैलेंसी के साथ कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सेकंड केस में कहा गया कि कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया तो जुड़ गए, लेकिन क्योंकि इसकी जो सेकंड वैलेंसी थी वो 6 थी, तो इसने एक क्लोराइड को अपने साथ जोड़ा और 2 क्लोरीन हमारे पास आयनाइजेबल रहे। और थर्ड केस में कहा गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ अमोनिया, क्योंकि सिर्फ 4 ही मॉलिक्यूल थे हमारे पास, तो हमने 2 क्लोराइड आयन को जोड़ा और 1 क्लोराइड आयन हमारे पास आयनाइजेबल फॉर्म में रहा। जो आयन की फॉर्म में बाहर आ सकते थे ये कहलाई प्राइमरी वैलेंसी, और जो आयन की फॉर्म में बाहर नहीं आ सकती थी ये कहलाई सेकेंडरी वैलेंसी। प्रेजेंटली इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, these are known as coordination number, and this is known as basically चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास आयन जुड़े हुए हैं। तो ये आयनाइजेबल हैं और ये आयनाइजेबल नहीं है। हमने सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया और इन्हें सेपरेट कर दिया। इनके जुड़ने का कैसे क्या हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा था, इसीलिए हमने इन्हें नाम दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सबसे पहले हमने इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम दिया था। प्रेजेंटली वी नोज देम एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है, कहां से बन रहा है, बाद में हमने इस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आई और उन्हीं में से एक सिंपल थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास मेटल में वैकेंट साइट्स हैं, या फिर कहिए वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और एक स्पीसीज ऐसी होगी जिसके पास चाहे तो लोन पेयर की फॉर्म में या फिर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करता है और हमारे पास फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो इस तरीके से एक नए कंपाउंड्स के बारे में हमें पता लगा। अब ये कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ का भी बहुत हिस्सा है। हम सांस ले रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। सोच के देखो, बड़े नॉर्मल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक नॉर्मल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बल्कि आपके पास एक पेप्सी की बोतल है या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की आपके पास बोतल है। अगर आप उसे ओपन करते हैं तो आप कहते हैं कि उसमें से गैस बाहर निकल गई, बिकॉज द kinetic energy of particles of gases is extremely higher than the kinetic energy of solids and liquids. That's why solubility of gases is very low in liquid and solids. तो जैसे ही आप प्रेशर हटाते हैं वैसे ही गैस बाहर निकल जाती है। अब दूसरा केस सुनिए, आपकी बॉडी में आपके हर एक टिप तक आपको ऑक्सीजन पहुंचानी है, आपके पैर के लास्ट पॉइंट तक आप ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी? क्या आपने कभी यह सोचा कि आपका ब्लड गैस को, ऑक्सीजन को अपने अंदर घोलकर कैसे आपकी बॉडी के लास्ट हिस्से तक पहुंचा पा रहा है? कितना ज्यादा प्रेशर चाहिएगा ब्लड को डिसॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन गैस को? ये एक पॉइंट है। रियलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर एक मॉलिक्यूल है, दैट इज हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन प्रेजेंट है, और वो आयरन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के उसे खींच के लेके जा रहा है, ना कि ऑक्सीजन ब्लड में घुल रही है। घुलने का मतलब है कि ब्लड मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन है, इसके चारों तरफ आ गए। नहीं, हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा, और वो उसे लेके जाएगा। खैर, इन चीजों के बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं।
सबसे पहले आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कि अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो हमारे पास, हमें आइडिया लग गया कि भाई मेटल के साथ कोई लिगेंड जुड़ेगा जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हम कब कहते हैं? जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जुड़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और देता हूं, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई भी है कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि जब आप इनहेल करते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, अगर कोई नॉन बायो बैकग्राउंड का है तो हो सकता है उसे इस बात में समझ में थोड़ी दिक्कत रही हो। हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम गैसेस लेके जाते हैं। तो हमारे लंग्स के अंदर गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी, यानी कि जहरीली गैस है तो भी हम क्या करेंगे? इनहेल। हमारा ब्लड इसमें से ऑक्सीजन को खुद के साथ बाइंड करता है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हीलियम की बात करें, तो इन सभी गैसेज में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है बड़ी आसानी से। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो ये हमारा ब्लड जो है इसमें ऑक्सीजन देखो क्या कर रहा है, इसके साथ बाइंड कर रहा है। ये ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजनेशन हो रहा है, मतलब उसके साथ बाइंड कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी जुड़ने की कैपेसिटी ऑक्सीजन से लगभग 300 टाइम्स ज्यादा होती है। तो अब हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो किसकी वजह से होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए जब आग लगती है तो लोग दम घुट के ज्यादा मरते हैं, ना कि जल के। इसीलिए वो भागते हैं दूसरी साइड, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कंबशन कंप्लीट नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी तो वो आपके ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से इंसान मर जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल प्रोसेस में तो ये दोनों जुड़ ही रही हैं। हम सांस ले रहे हैं, लंग्स में से ब्लड ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और मसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ के वापस लेके आ रहा है। तो इस बार तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो एक बात समझ लीजिए, ये आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आप मान के चलिए, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये आयरन है जिसके साथ नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है और ये ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो इसे हम बोलेंगे कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये याद रखिएगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो इसे बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। मीथेन बाइंड नहीं करता है, अगर मीथेन बाइंड करता तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती। तो मीथेन खैर इस तरीके से बाइंड नहीं कर रहा है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस कार्बन मोनोऑक्साइड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। देखिए, जब हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया, वर्नर आया, बाकी थ्योरीज आई, तो हमने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। जैसे अगर मैं बात करूं CONH3, यहां पर हमारे पास 6 है और हमारे पास क्या है Cl2। ये दो क्लोरीन मॉलिक्यूल यहां पर, दो क्लोराइड आयन यहां पर जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारे पास है ये है सेकेंडरी वैलेंसी, और ये हमने क्या कहा कि क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती हैं, ये अपना टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती हैं। दूसरी सबसे खास बात, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी शेप के बारे में, स्क्वायर प्लेनर है, पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है, कैसा होगा, उसमें इनका कोई रोल प्ले नहीं है। ये सिंपली न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज हो रही है, जबकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और उस पोजीशन के हिसाब से ही मॉलिक्यूल की शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन आप डिसाइड करेंगे। इन्हें आप प्रेजेंटली नाम देते हैं लिगैंड। ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? लिगैंड।
लिगैंड का मतलब है कोई भी ऐसी स्पीसीज जो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर रही है, वो लिगैंड की तरह बिहेव कर रही है। तो अब आपको ये बताना है कि कितने आयन प्रोड्यूस होंगे। अब यहां पर कंफ्यूजन देखो क्या हुआ। जब ये क्वेश्चन आया था ना 2019 में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर क्या किया, हाँ भैया ये आयनाइजेबल होती हैं तो 2 क्लोराइड आयन है, सो आंसर विल बी डी। गड़बड़ हो गई, यहीं पर सारे अटक गए। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे ही मरते हैं लोग। देखो जब ये क्लोराइड आयन इससे हट जाएंगे तो ये भी तो आयन बन जाएगा। ये क्लोराइड आयन क्यों है यहां पर, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो जब ये क्लोराइड आयन न्यूट्रलाइज हो गए, 2 क्लोराइड आयन हट गए, तो भाई साहब यहां पर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक आयन ये कंप्लीट भी तो बन गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड वर एक्चुअली 3। एक बहुत ही अजीब से ऑप्शन क्रिएशन की गई 9 और 8, लेकिन ध्यान से देखो क्यों किए गए। भाई हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए कि 6 तो ये रहे, 2 ये रहे, तो हो सकता है ये आयनाइज हो जाए, यानी कि वो अभी भी से डबल सॉल्ट की तरह अगर समझ जाए तो वो किसके ऊपर टिक करेगा, बी के ऊपर। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा शाना बन रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो भाई 6 ये 2 ये 8 ये अलग हो गए, एक कोबाल्ट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 9। तो देखो कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए हर एक पॉसिबिलिटी पे जाता है कि क्या सोच सकता है एक एस्पिरेंट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या था, सी। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ चिलेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आई होप आपने बेसिक इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। चिलेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं। देखो मेरे पास क्या है, मेटल जिसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। दूसरा मेरे पास क्या है, लिगेंड जिसके पास चाहे तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और ये अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इसे डोनेट कर रहा है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमारे पास अलग अलग तरीके की सिचुएशन हो सकती है। इस चीज को समझाने के लिए चिलेशन का क्या मतलब है, क्या फायदा है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए। कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस इमेज के बारे में। यहां पर ये एक प्लेयर है और इन दोनों के बीच में रेसलिंग चल रही है। इस इंसान ने इसे पकड़ा हुआ है एक पॉइंट से, ये इसका हाथ है, और इसने इसके पैर को यहां से एक पॉइंट से पकड़ा हुआ है। एक पहली सिचुएशन ये है। सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं कि दो लोगों के बीच में रेसलिंग चल रही है और उन्होंने एक दूसरे को कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ है। पकड़ने का मतलब क्या है? अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्यों होती है? जब दो चीजें एक दूसरे के साथ बाइंड करती हैं तो वह एनर्जी रिलीज करती हैं, और जितनी सिस्टम की एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज उसे भी एक बार जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, और आपको इन बेसिक चीजों में डाउट्स हैं तो यहां पर एक तरीका ये है। अब ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इसमें इसने स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, यहां से छुड़ाना आसान है, यहां से छुड़ाना मुश्किल है, क्योंकि इसने इसे दो जगह से ऐसे पूरा रिंग बना लिया है इसके चारों तरफ। तो यहां पर एक मजबूत पकड़ है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक इमेज और लेते हैं। हमारे पास एक इमेज है ये वाली। इस इमेज में देखिए क्या है, इस इमेज में प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को पकड़ा हुआ है, दो जगह से ही पकड़ा हुआ है, हाथ भी पकड़ लिया है, पैर भी पकड़ लिया है, मतलब फिर से क्या बन गया, एक रिंग बन गया है, पकड़ मजबूत हो गई है। तो जैसे आपके पास रिंग बन रहा है, पकड़ क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ये भी दो जगह से पकड़ा हुआ है, उसने भी दो जगह से पकड़ा हुआ है, लेकिन उसने वो बहुत स्ट्रांगली ग्रैब किया हुआ है। तीसरा एग्जांपल, तीसरी इमेज के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो इस भाई साहब ने इसके हाथ भी पकड़ लिए हैं, पैरों का भी यूज किया हुआ है इसे ग्रैब करने के लिए, यानी कि ये इसे बहुत सारी जगह से ग्रैब कर रहा है। तो एक चीज निकल के आती है, पहला, आप किसी इंसान को एक जगह से पकड़ते हैं तो आप उसे वीकली पकड़ रहे हैं। अगर आपने उसी इंसान को एक तरीके से जप्फी पा रखी है ना, जादू की जप्फी वाला, तो भाई आपने उसे स्ट्रांगली ग्रैब किया हुआ है। अगर आपने अपने पैरों से भी पकड़ा हुआ है, हाथों से भी ग्रिप बना रखी है, पैरों की ग्रिप का भी यूज कर रहे हैं, तो और ज्यादा स्ट्रांगली आप उसे ग्रैब कर सकते हैं। यहां से कहानी निकल के ये आती है कि जितना ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होगा
उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उतनी ही आसानी से लिगेंड और मेटल अगर एक दूसरे को पकड़े और लिगेंड उसे एक से ज्यादा जगह से पकड़ सकता है, तो वहां पर एक रिंग बनेगा। उस रिंग से क्या बनेगी? स्टेबिलिटी। और इसी स्टेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो एक बार मैं इन इमेजेस को हटा के आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है। तो अब हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। आई होप आपको ये सिचुएशंस इन इमेजेस की हेल्प से थोड़ा सा क्लियर करने में हेल्प मिली हो। तो लिगेंड बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसी स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर है। अब मैं कुछ एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, इनके स्क्रीनशॉट आप चाहें तो रख सकते हैं, जरूर रखने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास कुछ लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये लिगेंड्स के नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, लेकिन इनके एब्रीविएशंस यूज होंगे एग्जाम में, ये हमेशा याद रखना। पिरिडीन ना लिख के पीवाई लिखेगा, इथाइलिन डाइअमाइन को इन लिखेगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को डीएमएसओ लिखेगा। तो ये सारी चीजें वो आपको देने वाला है। दूसरा एक और इमेज है, ये देखो, जैसे वाटर की अगर हम बात करते हैं, वाटर हमारे पास एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। मतलब क्या है? वाटर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अमोनिया ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, साइनाइड आयन ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्लोराइड भी, पिरिडीन भी। देखो क्लोरीन के पास हैं तो बहुत सारे, 1 2 3, लेकिन ये डोनेट सिर्फ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कोई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कितने हैं ये नहीं, कितने डोनेट करता है, वो डेंटिसिटी है। तो ये सारे मोनोडेंटेट है। ये डाइडेंटेट है, जो दो जगह से पकड़ रहा था ना प्लेयर, वो वाला प्लेयर है। ये वो वाला है जो एक जगह से पकड़ रहा था। इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन मतलब 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, डाइअमाइन मतलब 2 NH2 जुड़े हुए हैं। तो सपोज करो कि अगर यहां पर मेटल है तो ये नाइट्रोजन भी जुड़ जाएगा और ये भी, तो ये देखो यहां पर क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा, यानी कि ये चिलेशन कर सकता है। उसी तरीके से यहां पर भी 2 डिफरेंट साइड्स हैं जो क्या कर सकती हैं? मेटल के साथ बाइंड कर सकती हैं और यहां पर एक रिंग बन जाएगा, पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो पहली कहानी तो यह है कि चिलेशन अगर कहीं पर करना है, यानी कि रिंग फॉर्मेशन अगर आपको कहीं पर करनी है, तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन है कि आपका जो लिगेंड है वो बाइडेंटेट तो होना ही चाहिए। मोनोडेंटेट ये काम नहीं कर पाएंगे। अब ये ट्रिक बन गई। देखो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कौन चिलेशन नहीं करेगा, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढो जिसके अंदर सारे के सारे लिगेंड कौन है? मोनोडेंटेट है। आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट का मतलब हो गया जो 2 या 3 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जैसे डाइथाइलिन अमाइन, EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो ये हमारे पास क्या लिख के देगा? ई। स्ट्रक्चर्स के लिए प्रैक्टिस मैंने डिटेल में क्लासरूम में जो हमारा ऑनलाइन बैच था उसमें मैंने डिटेल में करवाया है। खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्विक रिवीजन के हिसाब से मैं आपको चीजें दे रहा हूं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स जरूर रखने की कोशिश करिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा चिलेट नहीं करने वाला है, इनमें से चिलेशन नहीं होनी चाहिए। चिलेशन हमारे पास अब देखते हैं सभी का स्ट्रक्चर। बिस डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सिमेटो निकल। अब इसका स्ट्रक्चर चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। यह है हमारे पास निकल, डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सिमेटो। डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सिमेटो का मतलब क्या है? यानी कि 2 मिथाइल हैं आपके पास, कार्बन है, कार्बन है, एक CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर है डबल बॉन्डेड N, यहां पर भी है डबल बॉन्डेड N। एक नाइट्रोजन के साथ OH होता है और दूसरे नाइट्रोजन के साथ O नेगेटिव होता है। ये होता है डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सिमेटो। बिस मतलब 2 हैं ऐसे ऐसे। यहां पर बिस क्यों है? क्योंकि इसके नाम में डाई था, वरना तो हम हमेशा क्या लिखेंगे? जैसे देखो टेट्रा अमाइन मतलब 4 अमाइन है, तो यहां पर डाई क्यों नहीं लिखा, यहां पर बिस क्यों लिखा है? क्योंकि इसके नाम में पहले से ही क्या था? डाई। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। तो इस केस में तो ऐसा नहीं है। टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो,
टेट्रामाइन मतलब क्या है, 4 अमाइन है। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोराइड आयन है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी पॉलीडेंटेट नहीं है। तो आंसर तो देखो सीधा इस ट्रिक से भी निकल रहा है। डाइग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन होता है एक अमाइनो एसिड, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है CHH COOH, ये ग्लाइसिन होता है। डाइग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो का मतलब हो गया NHCH2COO नेगेटिव। तो मेटल आयन के साथ ये नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर्ड रिंग। उसी तरीके से इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राथाइसाइनेटो, इथाइलिन डाइअमाइन भी क्या कर सकता है, रिंग फॉर्मेशन कर सकता है। तो ऑब्वियसली एक कर जाए बस, तो यहां पर भी चिलेशन है, यहां पर भी चिलेशन है, यहां कोई चिलेशन नहीं है, इसीलिए दैट विल बी द आंसर। क्लियर। अब एक चीज और, यहां से एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको और बता रहा हूं। हमारे पास एक चीज और, एक इमेज और दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे आर्म रेसलिंग की बात करते हैं, अगर हम आर्म रेसलिंग की बात करें, जैसे मान लो कि ये बाइंडिंग साइट है। अब इन प्लेयर्स के पास बहुत सारी बाइंडिंग साइट है, लेकिन एक टाइम पर ये एक ही बाइंडिंग साइट का यूज कर सकते हैं। मतलब आर्म रेसलिंग में ये नहीं कर सकते कि भाई ये इसकी गर्दन पकड़ के दूसरे हाथ से उसको गिरा दे, ऐसा नहीं हो सकता और फिर विन कर जाए। रूल है कि ये सिर्फ एक ही जगह से एक दूसरे के साथ बाइंड कर सकते हैं। साइट तो है, लेकिन वो साइट आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप ये वाला हैंड यूज करेंगे तो आपका ये वाला हैंड फ्री हो जाएगा। अब इस केस में हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। इन्हें बोला जाता है एम्बीडेंट लिगेंड। मतलब कि ऐसे लिगेंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है एक से ज्यादा, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर दे देता हूं एक बार। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं इथाइलिन डाइअमाइन CH2 CH2 NH2 और NH2, यानी कि मेटल को अगर 2 लोन पेयर चाहिए तो ये दोनों लोन पेयर डोनेट कर देगा। इसके पास हैं 2 और ये डोनेट कर देगा। लेकिन दूसरे केस की अगर हम बात करें, मान लो साइनाइड की हम बात करें, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन मेटल को अगर डोनेट करने की बात आएगी तो चाहे तो कार्बन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। और ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बिग्यूअस, एम्बी मतलब एम्बिग्यूअस, कंफ्यूजन, संशय, डाउट रहना। तो एक ही डोनेट करेगा तो इन्हें हम बोलेंगे एम्बीडेंट लिगेंड। तो पेयर है बट डोनेट एक कर पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सा एम्बीडेंट लिगेंड है, और सभी के पास आपको दिखाई देंगे कि यार एक से ज्यादा लोन पेयर हैं, लेकिन डोनेशन की कैपेसिटी कम होनी चाहिए। तो कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे साइनाइड आयन हो गया, थायोसाइनाइड आयन हो गया, नाइट्राइट आयन हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिनमें चाहे नाइट्रोजन डोनेट करेगा या ऑक्सीजन, चाहे सल्फर या नाइट्रोजन, चाहे कार्बन या नाइट्रोजन। अगर कार्बन ने डोनेट किया तो बोलेंगे साइनाइड, नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो बोलेंगे आइसोसाइनाइड, सल्फर ने डोनेट किया तो थायोसाइनाइड, नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो आइसोथायोसाइनाइड। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है लिगेंड्स के नाम आपको एक बार जरूर पढ़ने चाहिए, फिर भी कोई डाउट लगे तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, इस मॉलिक्यूल का नाम आपको बताना है, IUPAC नेम आपको बताना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। 90% लोग यार ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं। मेरा बैच था उसमें ही सारे गलत करके आए थे, पता नहीं कहां कमी रही। खैर देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ की, जो मैंने ऑब्जर्व की है कि स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में मैं आपको पहले 2 एग्जांपल देता हूं कि आपको क्या करना होता है। देखो, जैसे इस मॉलिक्यूल का नाम, ये तो बड़ा सिंपल है, इस मॉलिक्यूल का नाम देखिए क्या है। इस मॉलिक्यूल का नाम है सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोरीन नहीं बोलते हम इसे क्या बोलते हैं? क्लोराइड।
यहां पर ये बना हुआ है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। हमने सोडियम को वैसे का वैसा रखा और क्लोरीन के नाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया। कैटायन को आप एज इट इज रखते हैं, एनायन के नाम में आप चेंज करते हैं। ये बात समझ में आ गई? कैटायन को एज इट इज रखिए, एनायन का नाम आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चलो, आई होप ये वाली कहानी तो बिल्कुल क्लियर है भाई। अब अगले पॉइंट पे बढ़ लेते हैं कि हमारे पास इसमें और क्या हो सकता है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस मॉलिक्यूल का नाम देखिए कैसे होगा। तो इसका नाम हमने कैसे लिखा हुआ है, रूल्स शायद आपको पता भी होंगे। आप लिगेंड्स के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। जो पहले होगा ना, जो पहले हिस्सा होगा, हमेशा उसी को पहले लिखना है। अगर यहां पर मान लो कोई और होता, इससे पहले कॉम्प्लेक्स से पहले कोई और होता, तो पहले उसका नाम लिखा जाता। जो पहले लिखा होता है वो कैटायन होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो एनायन होता है। ठीक है, अब इसका नाम देखिए क्या है। नाम लिखने से पहले जो अंदर वाले हैं, यानी कि लिगेंड्स की अगर हम बात करें, लिगेंड्स को आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जैसे इसका नाम क्या है? मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या है? अमाइन। और इसका नाम क्या है? क्लोराइडो। अब देखो, ये ध्यान दो, क्लोराइड नहीं, क्लोराइडो। क्लोरीन लिखूंगा तो एटम, क्लोराइडो लिखूंगा तो सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। क्लोराइड लिखूंगा इसका मतलब आयन की तरह बिहेव कर रहा है। जब नॉर्मल नोमेनक्लेचर आप यूज करेंगे जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि वो आयन की तरह बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 अमाइन है तो डाई अमाइन। उसके बाद अल्फाबेटिकली सी पहले आता है तो क्लोराइडो, देन मिथाइल अमाइन। क्योंकि ये कैटायन के अंदर प्रेजेंट है तो इसका नाम यूं का यूं लिखा जाएगा, प्लेटिनम, और लास्ट में हम लिख देंगे क्लोराइड। कहानी बिल्कुल क्लियर है, कोई मुश्किल यहां पर काम नहीं था। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए हमारे पास क्या है। सेकंड एग्जांपल ये रहा। अभी मैंने आपको कहा था कि जो पहले होगा वो पहले लिखना है। तो हमारे पास इस बार पहले है सोडियम, तो हमने पहले सोडियम लिख दिया। क्योंकि ये पहले है तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस हिस्से पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये हमारा एनायन वाला हिस्सा है। लिगेंड कौन कौन है? ब्रोमाइडो है, क्लोराइडो है, नाइट्राइटो है। नाइट्राइटो क्योंकि हमारे पास एक एम्बिडेंट लिगेंड है तो आपको बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या बना? सोडियम, ये बन जाएगा अमाइन, उसके बाद ब्रोमाइडो, देन क्लोराइडो, नाइट्राइटो, एन, मतलब नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है तो इस बार आप प्लेटिनम का नाम चेंज करेंगे और इसके नाम में लिखा जाएगा प्लेटिनेट। यहां की तरह प्लेटिनम नहीं लिख सकते क्योंकि कैटायन के नाम में कुछ नहीं ऐड करना है। ये एनायन था तो क्लोराइड लिखा गया, क्लोरीन ना लिख के। अब ये प्लेटिनम ना लिख के क्या लिखा जाएगा? प्लेटिनेट लिखा जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मेटल है तो जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या वो न्यूट्रल हो, प्लीज ध्यान दीजिए, जब पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो तो आपको उसके नाम में कोई चेंज नहीं करना है। और यही कंसेप्ट था, यही गड़बड़ हुई थी। सारी दुनिया आंसर चिपका के आई थी ये वाला, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई ये क्वेश्चन जो है, ये कंसेप्ट जो है वो अल्फाबेटिकल का है। लोगों ने सोचा अरे प्लेटिनम पहले लिख दिया, गलत। क्लोरो पहले लिख दिया अमाइन से, इसका मतलब गलत। डाई अमाइन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, प्लेटिनम, ना ना ना, प्लेटिनम व्लेटिनम तो कहां लिखते हैं यार? प्लेटिनेट रूल्स में पढ़ा था। मैं गारंटी देता हूं सबके माइंड में है ये चीज कि ये कुछ लगाते हैं ऐसा, तो सबने इसके ऊपर टिक किया और ये गड़बड़ हो गई। भाई ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कहीं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो आप इसे सिंपली क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। तो सीक्वेंस में चलेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा? डाई अमाइन, उसके बाद अल्फाबेटिकली क्लोराइडो, नाइट्राइटो, एन, एंड देन इट वाज प्लेटिनम, ना कि प्लेटिनेट। दैट वाज द मेन कंसेप्ट। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है। लोगों को लगता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कंसेप्ट था, बट ऐसा नहीं है। आपको हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दैट इज ट्रिस इथेन 1,2-डाइअमाइन कोबाल्ट सल्फेट इज, आपको फॉर्मूला बताना है, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपको सिंपली उसका फॉर्मूला बताना है। मैं इसे बड़ा सिंपलीफाई करता हूं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। आप मुझे फॉर्मूला बताइए लेड नाइट्रेट का। आप क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना है तो आप लिखते हैं लेड है, नाइट्रेट आयन है, NO3 नेगेटिव, और आप कहते हैं इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसको इसके साथ लिख दो, इसको इसके साथ लिख दो। ये करते हैं क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है। मुझे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर करने हैं। कैसे करूं? जो चार्ज यहां पर है उसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो चार्ज यहां पर है उससे इसे मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इसके जैसे दो चीजें लेके आओ और इसके जैसी एक चीज लेके आओ, इसलिए आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाता है, लेड और नाइट्रेट के साथ आपको क्या लिखना था, 2 लिखना था। ये बड़ा सिंपल सा तरीका आपके पास रहता है। अब यही चीज आपको यहां पर भी यूज करनी है। यहां पर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक फॉर्मूला बनाना है। क्या फॉर्मूला बनाना है, इथेन 1,2-डाइअमाइन। अभी मैंने आपको लिगेंड की लिस्ट में बताया था, इसे हम क्या लिखते हैं, ईन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH2 CH2 NH2 और NH2। ये हमारे पास है इथेन 1,2-डाइअमाइन। ये देखो इसने यहां पर एक्सपेंड भी करके लिखा हुआ है, बाकी सभी में उसने ईन लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए सिंपली। कोबाल्ट, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कोबाल्ट के साथ जोड़ दीजिए। हमने क्या लिया, कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ईन जुड़ा हुआ है। कितने जुड़े हुए हैं भाई, 3। अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स। चार्ज कितना है इसके ऊपर, ये दिया हुआ है 3 यूनिट पॉजिटिव। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट नेगेटिव। ये इसके साथ, ये इसके साथ, देखो कौन मैच कर रहा है। फर्स्ट केस में ये है और ये है, लेकिन चार्ज को बैलेंस नहीं किया हुआ है। सिंपली कैटायन एनायन को एक साथ रख दिया है, चार्ज बैलेंस नहीं है। यहां पर ये 3 है, ये 2 है, यानी कि इसकी वैलेंसी इसी के साथ लिख दी है और इसकी वैलेंसी इसी के साथ लिख दी है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड केस में देखो, सल्फेट की वैलेंसी तो लिख दी गई है इसके साथ, लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स था इसकी वैलेंसी नहीं लिखी गई है, यहां पर 3 आना चाहिए था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये रही वैलेंसी सल्फेट आयन की और ये रही वैलेंसी हमारे कॉम्प्लेक्स की। तो सिंपली दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना था, यही आइडेंटिफाई करना था, और इसी में लोग बहुत सारा कंफ्यूजन उठा के रखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट करेक्टली। आपको क्या करना है, आइसोमर्स बताने हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमर बनाएगा। 4 डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं और इन्हीं एग्जांपल्स के बेस पे आपको बताना है आइसोमर्स होते क्या हैं, क्या मीनिंग आइसोमेरिज्म का। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। आइसोमर्स बेसिकली हमारे पास वो स्पीसीज हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में या उनकी स्टीरियो पोजीशंस में कहिए डिफरेंस रहता है। अब स्ट्रक्चर में बॉन्ड ब्रेक होकर एक नए तरीके से जुड़ता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बॉन्ड के जुड़ने की पोजीशन बदल जाती है। मतलब क्या है, देखिए इस चीज को समझते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहां पर हैं। क्या क्या एग्जांपल हैं, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स का लिगेंड दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, जैसे यहां कॉपर के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और प्लैटिनम के साथ अमोनिया। अगर कॉपर के साथ अमोनिया जोड़ दें और प्लैटिनम के साथ क्लोरीन को जोड़ दें तो हमारे पास ये दोनों, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अभी भी सेम है। यहां पर 4 अमोनिया है, यहां पर भी है, 4 क्लोरीन है, यहां पर भी है, एक प्लैटिनम एक क्लोरीन, फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के लिगेंड्स जो हैं वो एक्सचेंज हो गए, तो इन्हें हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर आयन डिफरेंट हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चीजें हैं वो तो आयनाइजेबल होती नहीं है, यहां पर सल्फेट आयन बाहर जाएगा और यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन बाहर जाएंगे। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये OH, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है तो ये आयनाइजेबल होगा, तो यहां पर OH आयन जाएंगे, लेकिन यहां पर OH किस में है, लिगेंड की फॉर्म में है, तो सल्फेट आयन जाएंगे। तो आयन अगर डिफरेंट है तो क्या बन जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं,
यानी कि वाटर मॉलिक्यूल एज ए आप कह सकते हैं प्रेजेंट हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, यानी कि लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है या सिंपल सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सिंपली अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट है बता दे कि ये सॉल्वेंट है तो आप इसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म ये ऐसे भी आप याद रखिएगा कि लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडेंट लिगेंड दिखाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, वो लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट है लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही साइट बाइंड करेगी, चाहे वो कोई भी हो। जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, SCN हो गया। तो जैसे NO2 यहां पर नाइट्रोजन ने बाइंड किया हुआ है और इस केस में ऑक्सीजन ने बाइंड किया हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स कहलाएंगे। उसी तरीके से एक है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये बेसिकली इंपिरिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन मोलिकुलर वेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहां पर क्या है, अमोनिया है 2 मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन है। यहां पर अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोराइड के कितने हैं, 4। ये हालांकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये सिलेबस के पार्ट भी नहीं है, और ये पॉलीमराइजेशन एक थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, एचटेट का पार्ट भी नहीं, आप इसे चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमेरिज्म भी ये थोड़ा गेट लेवल में चले जाते हैं, वहीं पर पूछे जाते हैं। बेसिकली यहां पर क्या है, हमारे पास देखो कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया यहां है, यहां पर 3 जुड़े हुए हैं, यहां पर 2 थे, यहां पर 1 शिफ्ट हो गया, यहां पर बेसिकली 2 क्लोरीन है, यहां पर भी 2। मतलब कि कहने का मतलब मेरा यह है कि यहां पर जो अमोनिया मॉलिक्यूल है यहां से एक अमोनिया किस तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया, ब्रिज के दूसरी तरफ चला गया, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमेरिज्म। खैर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो पहली 4 हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। फिर भी अगर आप बात कर रहे हैं पीजीटी लेवल के हिसाब से तो कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कि बेसिक्स आइडिया आपको इनका भी जरूर होना चाहिए। एक आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में चीजें किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। जैसे यहां पर एक मेटल के साथ ये लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, इनके जुड़ने का तरीका बस बदल गया। यहां पर B है, ये मैंने A और B को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। इसी मेटल से B जुड़ा हुआ है, इसी मेटल से A, पहले भी ऐसे ही जुड़े हुए थे, अब भी ऐसे ही जुड़े हुए हैं। वहां पर जैसे क्या था, मान लो हम कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, प्लेटिनम के साथ पहले लिगेंड क्लोराइड था, क्लोराइडो था, और फिर वो किसके साथ जाके जुड़ गया, कॉपर के साथ। कॉपर के साथ पहले अमाइन था, फिर वो किसके साथ आके जुड़ गया, प्लेटिनम के साथ, यानी कि अपनी मेटल ही एक्सचेंज कर दी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर बॉन्ड्स की 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पोजीशन जो है वो चेंज होंगी, बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। पहले अगर 4 बॉन्ड ए के साथ बने हुए हैं तो अभी भी 4 बॉन्ड ए के साथ ही रहेंगे, बी के साथ 1 बना हुआ है, 2 बने हुए हैं, जितने भी बने हुए हैं बस वो हो जाएगा। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप इसे कह सकते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर सिर्फ पोजीशन आपकी चेंज होने वाली है। तो अब इसी बेस पर बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसको एकदम यहां पर डील कर नहीं पाएंगे भाई। अब हमारे पास देखिए डी ग्रुप की अगर डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके की आइसोमेरिज्म दिखाएगा। हमारे पास यहां पर कोबाल्ट के साथ अमाइन जुड़ा हुआ है, क्रोमियम के साथ साइनाइड, मैं साइनाइड इसके साथ जोड़ सकता हूं और अमाइन इसके साथ, तो ये हमारे पास दिखाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहां पर आयन है हमारे पास, क्या हो सकता है, ये आयन एज ए लिगेंड जा सकता है और लिगेंड एज ए आयन आ सकता है। तो ये हमारे पास कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इनमें तो आयन है ही नहीं किसी के अंदर, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ऑब्वियसली वही दिखा पाएगा जो अपना आयन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी रखता है। उसके बाद हमारे पास देखो सी और डी, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी जो है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन में और डी जो है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन में। तो डी हमारे पास थर्ड ऑप्शन में होना चाहिए, एक ही ऑप्शन हमारा सही बन रहा है और वो है सी ऑप्शन। ये बेसिकली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं देखो सी ऑप्शन के हिसाब से ए का आंसर हमारा कौन सा बन रहा है, ए का आंसर बन रहा है हमारा 4, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये दिखा सकता है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए हमारे पास इसने कहा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल दिया है जिसमें क्लोरीन सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकते हैं एक दूसरे के।
क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? पॉसिबली ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, लेकिन ये आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन देखना था। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है अगर आप एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं और उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हम कहते हैं कि लेजर लाइट सीधा ट्रैवल करती है। ऑब्वियसली हम कहते हैं लाइट सीधा ट्रैवल करती है, फिर भी हम बात करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि लेजर लाइट की। तो हम कह रहे हैं कि लेजर लाइट जो है वो सीधा जाएगी। अगर लेजर लाइट लेफ्ट में मुड़ती है तो हम इसे बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और अगर ये राइट में मुड़ जाती है तो हम इसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये चीज कौन कर सकता है? ये चीज वही कर सकते हैं जिनके अंदर ना तो प्लेन और ना ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसे आप कभी भी दो बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते, उसे हम क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर ना प्लेन है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। वो लाइट को लेफ्ट या राइट में मोड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर किसी के अंदर सिमेट्री है तो वो लाइट को नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि एक हिस्सा अगर लेफ्ट में मोड़ रहा है तो दूसरा राइट में मोड़ रहा है, और इसीलिए लाइट अपने सीधे रास्ते पर ट्रेवल करने वाली है। तो थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, आपको पहले ये 2-3 सॉल्व करनी थी, उसके बाद आपको ये चीज आसानी से पता लग जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ऑब्वियसली यहां पर देखो ब्रोमीन है और ये सल्फेट लिगेंड है, यहां पर ब्रोमीन अंदर है और सल्फेट बाहर है, एंड दिस इज नोन एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो जितने भी क्वेश्चन आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैक्सिमम आए हुए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर, और वो भी वही 4 टाइप की आइसोमेरिज्म जो 12th लेवल पर एनसीईआरटी में है, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि ऑप्टिकल और स्टीरियो आप कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कह सकते हैं, उसके क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, शायद इसलिए एग्जामिनर उसे अवॉइड करता है। Which of the following complex does not show geometrical isomerism? अभी मैंने आपको यह कहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है, जैसे मैंने कहा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, आप सबको पता है सिस ट्रांस का मतलब क्या होता है। सिस का मतलब होता है सेम फेस पर, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट फेस के ऊपर। अब हमारे पास एक कंसेप्ट है यहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जहां पर भी हो प्लीज ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर कहीं पर है तो वो कभी भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या होता है, मान लो A है, यहां पर X है, यहां पर Y है, यहां पर Z है, और यहां पर मान लो B है। तो ये सारी पोजीशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। पहला पॉइंट। दूसरा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपका कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक होना चाहिए। हेट्रोलेप्टिक मतलब क्या है इस बात का? दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होते हैं होमोलेप्टिक और दूसरे होते हैं हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक का मतलब है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, और होमोलेप्टिक का मतलब है जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड हो। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। यहां 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स, 2 तरीके के लिगेंड है, यहां 2 तरीके के लिगेंड है, यहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और एक ही तरीके के लिगेंड है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर निकल के साथ यहां पर मान लो कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, यहां पर कार्बोनिल है, यहां पर कार्बोनिल है और यहां पर कार्बोनिल है, अगर मैं इस कार्बोनिल को यहां जोड़ दूं और इसे यहां जोड़ दूं तो फर्क क्या पड़ रहा है? सेम ही तो है, सबकी रिलेटिव पोजीशन अभी भी क्या है? सेम। दैट्स व्हाई वी से दैट दोज कॉम्प्लेक्सेस हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड आर होमोलेप्टिक इन नेचर विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी पोजीशंस बराबर रहने वाली हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्क्वायर प्लेनर आयन आर। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आती है मेन थ्योरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज थी जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से चीजें हमारे पास हुई। प्लीज सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आई वाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे ध्यान से समझिएगा।
ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर रहने वाला। और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनने हैं ये भी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करेंगे, हाई स्पिन, लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ये सारी चीजें यहां से एक्सप्लेन होने वाली हैं। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा चीजों को। देखो हमने क्या कहा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हर एक ऑर्बिटल चाहता है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और इसीलिए एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, मीथेन वाला। इसमें हम कहते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। तो हमने कहा कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब इससे कोई बॉन्ड बनाने आता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, जब इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आता है तो एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हमें एक और फायदा हो गया। पहले जहां पर सिर्फ 2 बॉन्ड बनने के चांसेस थे, अब हमारे पास 4 बॉन्ड बनने के चांसेस हो गए। तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से जो नुकसान हो रहा है वो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से उसकी भरपाई कर लेगा। तो एक हाइड्रोजन आता है और अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ के मीथेन हमारे पास फॉर्म करते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या हुआ, अच्छा इसकी मॉडिफिकेशन सुनिए क्या हुआ। उसके बाद हमारे पास इसकी मॉडिफिकेशन आती है, नायलॉम और गिलेस्पी इसकी मॉडिफिकेशन देते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक काम और होता है, ये जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे और हमारे पास बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और खास बात यह होगी कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बजाय इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी और ये अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करेंगे। उसके बाद आपका हाइड्रोजन यहां पर आएगा और वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ हो रही है। ये वाली कहानी हमारे पास बेसिकली चल रही होती है। अब इसी कहानी को हम रिपीट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। जब हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात आई तो वहां पर भी यही कहानी चली कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर प्लैटिनम की हम बात करें तो प्लैटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f14 5d8 6s0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। कैसे निकाली है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, देखो हम कह रहे हैं कि प्लैटिनम की एक्चुअल में अगर न्यूट्रल स्टेट की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f14 5d8 6s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, प्लैटिनम प्लस 4 साइनाइड आयन, इनको मिला के चार्ज हमारे पास कितना है -2। साइनाइड पर चार्ज होता है -1, तो प्लैटिनम पर चार्ज कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी प्लैटिनम की, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम विल बी +2। यानी कि इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में प्लैटिनम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 6s0। इसके आगे कौन है 6p, इसके आगे कौन है 6d। अब मुझे जितने लिगेंड जोड़ने हैं उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में तो हमें शेयरिंग करनी थी, यहां पर तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा, तो इसीलिए हमें वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। हमारे पास 5d की बात करें, d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। उसके बाद 6s मेरे पास आगे खाली पड़ा हुआ है और मेरे पास है 6p। क्लियर। अब अवेलेबिलिटी देखो अपने पास कहां कहां हो सकती है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब हम कोशिश करेंगे कि भाई 4f के अंदर तो जगह है नहीं, 5d के अंदर हमें कुछ न कुछ मिल जाए। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां पर ऐड कर दूं, या फिर ये कहो कि मैंने यहां से एक ऑर्बिटल क्या कर दिया, वेकेंट कर दिया, मैंने पेयरिंग करवा दी। मेरे पास ये 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2, ये तो पहले से ही पेयर्ड है, 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और मैंने इसको क्या करवा दिया, पेयर अप करवा दिया। किसी को भी करवा दीजिए, पेयर अप करवा दीजिए, तो एक मेरे पास क्या बन गया, वेकेंट ऑर्बिटल।
तो चलो एक तो खाली जगह हो गई। दूसरा अपने पास कौन है खाली? 6s। तो 5d से मुझे 1 मिल गया, 6s से मुझे 1 मिल गया। मुझे कितनी चीजें जोड़नी है? 4। तो मुझे 2 और चाहिए। तो p में मेरे पास 3 अवेलेबल हैं, तो मैं 2 कहां से यूज कर लूंगा? p में से यूज कर लूंगा। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल हमें मिल गए। एक मिल गया 5d से, एक 6s से, और 2 हमें मिल गए 6p से। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर 3 ये पहले थे, एक ये था, तो आप ये डायरेक्ट 4 क्यों नहीं यूज कर लेते? क्योंकि हमें 4 साइनाइड आयन ही तो चाहिए। बिल्कुल, हम 4 ये वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है जो मेटल के साथ जुड़ने की कैपेसिटी रखता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा कहता है कि भाई मैं पहले लो एनर्जी का जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जगह बनाने की कोशिश करूंगा। मैं इतनी स्ट्रॉन्गली जुड़ रहा हूं कि एनर्जी इतनी रिलीज होगी कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हम पहले पेयरिंग करवाने की कोशिश करेंगे। अगर वीक लिगेंड है तो फिर हम बाहर वाले ही ऑप्ट कर लेंगे। तो इस केस में हमारे पास हो गई हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गई? हमने यूज किया एक D, एक हमने यूज किया S, और 2 हमने यूज किए P। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई DsP2। एक बात और याद रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होती है? DsP2। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। मैंने बस आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझाने के लिए यह किया है। दूसरी बात और याद रखिएगा, प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आप जरूर दीजिएगा कि क्या है। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, ये होगा 6s1 और 5d9। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा और यहां पर 8 हो जाएंगे। इसीलिए प्लैटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। देखो निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये है हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इसकी आपको जरूर ध्यान रखनी है कि क्या है हमारे पास। ओके, तो अब हमें क्या बताना है? हमें बताने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स था। कैसे बन रहे हैं बस ये बात याद रखिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पर बॉन्डिंग हो रही है। यहां पर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है, तो इसीलिए उसे क्या चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। खैर, 1-2 क्वेश्चन और यहां पर आगे इसमें अच्छे से एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का आइडिया हम कैसे लगाएं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आपके पास एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। किन चीजों का आपको आइडिया रखना है, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा, मैं कुछ चीजें नोट करवाता हूं आपको। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि वाटर आपका रेफरेंस पॉइंट है। वाटर से पीछे वाले जो चीजें हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड माने जाते हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो वीक लिगेंड माने जाते हैं। एक नॉर्मल चीज अगर आप याद रखेंगे तो वो ये है कि जो चिलेशन करते हैं वो मेनली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आते हैं, लेकिन एक ऑक्सलेट को छोड़ दीजिए, ये ऑक्सलेट है, ये वीक लिगेंड कंसिडर होता है, जबकि ये चिलेशन कैपेसिटी रखता है। तो चिलेशन करने वाले जनरली क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, नाइट्रोजन जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो मेनली स्ट्रॉन्ग है। एक पॉइंट और जो आपको याद रखना है, SCN और NCS ये है आइसोथायोसाइनाइड और ये है थायोसाइनाइड। तो थायोसाइनाइड वीक लिगेंड है और आइसोथायोसाइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्लियर? दूसरा, नाइट्रेट एक वीक लिगेंड है और नाइट्राइट एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड
कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, हमें ये लगता है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसका मतलब फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन इसका मतलब क्या होगा, वीक लिगेंड होगा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन एक बात समझिए, यहां पर बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचने, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो बाकी हैलोजेंस के कंपैरिजन में, चाहे ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या क्लोरीन हो, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, फ्लोरीन। यानी कि हैलोजेंस में आपके दिमाग में यह चीज है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो सीक्वेंस जनरली आप उल्टा समझ लेते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, 1 यूनिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा इन कंपैरिजन टू अदर हैलोजेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, इनका ध्यान जरूर रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि किस किस को आपको कंपेयर करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The shape of CuNH3,4SO4 is, हमें शेप बतानी है, चलो करते हैं। कॉपर की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए क्या है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4s1 3d10, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब आगे कौन खाली पड़ा हुआ है भाई, आगे खाली पड़ा हुआ है 4p, और कौन खाली पड़ा हुआ है, 4d भी खाली पड़ा हुआ है, 4f भी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि फोर्थ शेल की बात हो रही है। चलो अब देखते हैं क्या क्या चल रहा है हमारे पास। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। कॉपर प्लस 4NH3 और एक सल्फेट आयन को मिला के चार्ज कितना है, 0। NH3 पर चार्ज कितना होता है, 0। सल्फेट पर चार्ज कितना होता है, -2। तो हमारे पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। ये उधर जाएगा तो +2 हो जाएगी। यानी कि कॉपर ने जब ये कॉम्प्लेक्स बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन गया यहां से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, हमारे पास हो जाएगा 3d9 4s0 4p और 4d। ये चीज हमारे पास हो गई। अब देखो क्या है, हमें कितनी चीजें जोड़नी है, 4 चीजें जोड़नी है। सबसे पहले तो 3d की बात कर लेते हैं, क्योंकि NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वो क्या कोशिश करेगा कि पहले तो जो लो एनर्जी का ऑर्बिटल है 3d, उसके अंदर मैं क्या कर लूं, जगह क्लियर कर लूं। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को तो मैं कहीं पेयर करवा नहीं सकता, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी आपने रट्टा मारा हुआ है बहुत सी चीजों का। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो भाई पेयरिंग हो जाएगी, वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। आपको कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। ये एचटेट है भाई, लेवल 3 की बात कर रहे हैं हम। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग तब कर पाएगा ना जब जगह होगी। तो इसका मतलब इनर डी, यानी कि जो अंदर वाला डी ऑर्बिटल है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें कहां खाली करना पड़ेगा, 4s के अंदर हमारे पास खाली जगह है, 4p के अंदर भी हमारे पास 3 ऑर्बिटल खाली हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, यानी कि अमाइन जुड़ने के लिए 4s और 4p का यूज करेंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑक्टाहेड्रल तो वैसे ही कट जाता है, ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर हो सकता था अगर ये वाला D यूज होता, इनर D अगर यूज होता है, D sp2 अगर होता तो फिर हमारे पास ये आंसर हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पोजेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 का मतलब है 3p एक s और d2, यानी कि बाहर वाले d यूज हुए हैं। 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, d2 sp3 और sp3d2। ये कब होगा, अगर पेयरिंग हो गई, अगर क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, यानी कि कौन होंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि पेयरिंग की कैपेसिटी उसी में होती है। और पेयरिंग के लिए 2d खाली करने हैं। 2d खाली करने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन d में 6 हो सकते हैं।
तभी तो 2 खाली होंगे। अगर 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान से रखना, अगर इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा हैं, 6 से ज्यादा है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही क्यों ना हो, पेयरिंग करके भी आप D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना सकते। क्लियर? अच्छा, दूसरा है sp3d2। तो हमारे पास अब हम देख लेते हैं कि भाई कौन सी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। ट्रिक तो देखो इस क्वेश्चन की ये थी कि यहां पर ये एक वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है और ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवाने की कैपेसिटी रखता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवाने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि इन दोनों में से कोई सा एग्जांपल हमारे पास हो सकता है। लेकिन अभी देख लेते हैं एक बार, सॉरी ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब ये तो दोनों हमारे ऑप्शन में से चले जाएंगे। बच गया एक हमारे पास ये और एक हमारे पास ये। कौन सा बच गया? एक तो ऑक्सलेट वाला और एक ये वाला। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप ये यहां से एक तरीके से इस क्वेश्चन से आप ये समझेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आई है। सबसे पहले देखो कोबाल्ट, तो हमारे पास कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d7। ओके, ये जो नंबर है ये s में डाल दो और ये जो नंबर है ये 3d में ऐड कर दो, 4s2 3d7। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगी +3। +3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो हमारे पास हो जाएगा 4s0 3d6, यहां पर होगा 4p। D के अंदर कितने हैं? 6 भैया इलेक्ट्रॉन। ये लिगेंड क्या है? वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। जब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो इसका मतलब आपको कहां से यूज करना पड़ेगा? एक तो ऑर्बिटल यहां से मिल गया, 3 ऑर्बिटल आपको कहां से मिल गए? P से। अभी 2 ऑर्बिटल और चाहिए, तो इसका मतलब 4th शेल का ही D आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो आप पेयरिंग करवा नहीं पा रहे। D के अंदर अगर आप बात करें तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आपको 2 ऑर्बिटल चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाए तो ये खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाए तो ये खाली हो जाएगा, लेकिन पेयर करवाने वाला भी तो चाहिए। फ्लोरीन के अंदर इतना दम नहीं है, तो इसका मतलब इनर D यूज होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। लेकिन एक चीज सुनो, ये भी तो वीक ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सॉरी, वीक लिगेंड है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखो ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट पर कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। तो यहां पर जो चार्ज बनेगा वो बनेगा 6 नेगेटिव। मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, क्योंकि अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? -3। जो सिचुएशन यहां पर है, सेम सिचुएशन यहां पर है। ये भी वीक फील्ड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें मैंने कह दिया कि इनर D यूज नहीं हो पाएगा, और इसमें मैं कह रहा हूं कि इनर D यूज हो पाएगा। ये वीक फील्ड होते हुए भी पेयरिंग करवा रहा है। कैसे? ऐसा कैसे हो रहा है? यहां से आती है फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था क्वेश्चन, इसीलिए प्लीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये काट दिया, ये काट दिया, इनमें कंफ्यूजन हो गई, ये सॉल्व किया, सेट बैठ रहा था आंसर, इसी को टिक कर दिया, जिसने वो सॉल्व कर दिया पहले उसी को ठीक हो गया। तो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट है बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी। अब ट्रिक की अगर बात करें तो ट्रिक ये कहती है कि इसमें साइनाइड, इसमें भी साइनाइड है, और इन दोनों के अंदर फ्लोरीन है। जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाएंगे, जिनमें वीक लिगेंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा पाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं। आयरन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर है 26, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6। आयरन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आयरन +6 फ्लोरीन विल बी इक्वल टू -3।
फ्लोरीन पर चार्ज होता है -1, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3, यानी कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो हमारे पास बना 4s0 3d5। क्लियर? 1 2 3 4 5। अब आगे कौन है? 4p, और कौन खाली पड़ा हुआ है? 4d। हमें कितनी चीजें जोड़नी है? 6 चीजें। एक ऑर्बिटल मुझे ये मिल गया, 3 ऑर्बिटल मुझे ये मिल गए, ओके 4। अब मुझे 2 और चाहिए। अब ये 2 ऑर्बिटल मुझे कहां से मिले? चाहे तो मुझे मिले 3d में से या फिर मुझे मिले 4d में से। अगर 3d देता है तो हम इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कि भाई अंदर वाला ऑर्बिटल, 4 से पहले वाला यूज हुआ है। अगर बाहर वाला यूज करेंगे तो इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। क्योंकि फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा पाएगा, तो इसका मतलब हमें ये वाले डी यूज करने पड़ेंगे। तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। अगर आप यही चीज कोबाल्ट में करते हैं तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d7, यहां पर 4p है और आगे कौन है? 4d है भैया। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहां से सेम, यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं, एक यहां से, तो मेरे पास बन गया 4s0 3d6 4p और 4d। तो मेरे पास यहां पर d भी अवेलेबल है, p भी अवेलेबल है, 3d6 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। क्योंकि मैं अब भी पेयरिंग तो करवा नहीं सकता, वीक फील्ड लिगेंड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे मेरे पास? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए तो मैंने 3 ये 2 ये और 1 ये यूज कर लिया 6 चीजों को जोड़ने के लिए। पेयरिंग में करवा नहीं पा रहा था, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पहला, आप हाई स्पिन लिगेंड्स को या फिर कहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो वीक फील्ड होंगे उसे आप ये करेंगे। कहानी ये है कि क्या ये हमेशा 100% काम करने वाली चीज है? 100% तो देखो ये आपको सारे सॉल्व करके देखने चाहिए, लेकिन ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि अगर बच्चा 4 कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। इसीलिए आज तक ऐसा हुआ है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आया है तो उसने इन 2 ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करवाया है आपसे हमेशा, कि भैया इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इन दोनों को तो आप नेग्लेक्ट कर दो, बाकी वीक वालों को सॉल्व करवा लो, या वीक वालों को नेग्लेक्ट करवा के स्ट्रॉन्ग वालों के ऊपर बेस्ड जो होंगे 2 आपके ऑप्शन, उनसे आपको सॉल्व करवा के देखेगा। आज तक हुआ है, आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न को भी उसे कंप्लीटली फॉलो करना है। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हमारी हो जाएगी फ्लोराइडोफेरेट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हैलाइड लिगेंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? हाई स्पिन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन पेयरिंग। तो हैलाइड हमारे पास क्या है? वीक लिगेंड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या बनाने वाले हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेंगे? अगर पॉसिबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करके इनर डी ऑर्बिटल, जो हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल है, उसे यूज करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोशिश करते हैं लो स्पिन और इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की, जबकि वीक लिगेंड कोशिश करते हैं हाई स्पिन और कौन से? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की, खासकर जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, यानी कि 6 चीजें आपके मेटल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद क्या है? Fe F6 3 नेगेटिव। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये एक्सप्लेन भी किया था, फ्लोरीन जो है वो एक वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो इसका मतलब ये क्या करेगा? आउटर वीक लिगेंड, अभी हम एक्सप्लेन किया है ना भाई, अगर वीक लिगेंड है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को तो पेयर कर नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाया, इसका मतलब इनर ऑर्बिटल को भी यूज नहीं कर पाएगा। इसे तो क्या करना पड़ेगा? जो आउटर ऑर्बिटल है, बाहर की तरफ जो डी ऑर्बिटल होता है, वो यूज करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
NiCl4 में क्लोराइडो जो है वो भी एक वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और वीक लिगेंड है तो इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सो आंसर विल बी 3 की थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड ऑफ D6 आयन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पहले तो दो चीजों पे ध्यान दीजिए। एक तो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। D6 का मतलब क्या है, हमारे पास जो D ऑर्बिटल है, D सबशेल जो है, इसके ऑर्बिटल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये कंडीशन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यानी कि हमें चाहिए 6 ऑर्बिटल। अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है ऑक्टाहेड्रल तो हमें क्या चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। एक तो कौन हो जाएगा, s हो जाएगा। 3 हमें कहां से मिल जाएंगे, p से मिल जाएंगे। अब कहानी ये है कि यहां पर भी हमारे पास D अवेलेबल है। मान लो कि ये 4s है तो ये 4p होगा और ये 4d होगा, यानी कि ये दोनों क्वांटम नंबर सेम है। और एक केस ये है कि यहां पर 3d है, तो D में हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप D कौन सा यूज करेंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाने की, जिसकी वजह से ये भी वेकेंट हो जाएगा, ये भी वेकेंट। अब वेकेंट होने का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे 0। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n × n + 2। लेकिन अगर ये 0 है तो हमारे पास स्पिन 0 है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर, ये बेसिक सा हमारे पास क्वेश्चन था। यहां पर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टर्म ऑफ D6 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन इन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज। सबसे मेजर इशू ये रहता है कि बहुत बार एस्पिरेंट्स को ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। अब ये लैंग्वेज कब समझ में आएगी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपने चीजों को डिटेल में पढ़ा है। मैं आपको कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 1 आवर या मान लीजिए कि थोड़ा सा और ज्यादा टाइम मैं ले लूं 1.5 घंटे तक, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें मैं आपको PYQ भी करवा रहा हूं, मैंने सारे कंसेप्ट का बेसिक ओवरव्यू भी आपको दिया है। तो ये एक ओवरव्यू की तरह है, इससे आपको रिफ्रेशमेंट तो मिल जाएगी कंसेप्ट पे, लेकिन अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो फिर डेफिनेटली आपको उसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। कभी न कभी जिंदगी में वो आपको करना ही है। आप हर साल प्रिपरेशन करते हुए क्या करते हैं, इस बार बस ऐसे ही कर लेता हूं, आगे देखेंगे। ये आगे देखने वाला सिस्टम है ना भाई, ये कभी काम नहीं करने वाला। आपको कभी न कभी खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो समझिए जिंदगी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेने वाली है। आप ऐसे ही परेशान रहेंगे जो जिंदगी में झमेले चल रहे हैं। खैर, हम आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब हमारे पास यहां पर एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बारे में हम बात क्या करते हैं, ये थ्योरी जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये बात याद रखिएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है उसका कोवलेंट नेचर मान के चलती है। यानी कि मेटल है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसे डोनेट कर रहा है। डोनेट का मतलब है कि ये दोनों आपस में एक तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। बस स्पेशल केस है ये, कोवलेंट बॉन्ड का ही क्या माना गया, स्पेशल केस माना गया कि भाई ओवरलैप कर गए, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आए, लिगेंड से आए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि एक्चुअल में मेटल और लिगेंड दोनों ही किसकी तरह बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह। यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसे आयनिक नेचर का मान रहा है। एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये कहता है कि मेटल एक पॉइंट चार्ज की तरह है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और लिगेंड एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह है। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब कहानी में मेन रोल कहां पर आता है, अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, क्योंकि ज्यादातर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट ही ऐसे कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि डी सबशेल, हमारे पास डी 5 तरीके के हैं, डी XY, डी YZ, डी ZX, डी X² - Y² और डी Z²।
ये तीन जो ऑर्बिटल हैं ये एक्सिस के बीच में है। देखो ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, और ऑर्बिटल कहां पर है? इनके बीच में प्रेजेंट है। ये देखो यहां पर ये प्लेन्स दिखा रखे हैं कि ये भैया कहां पर प्रेजेंट है, इनके बीच में प्रेजेंट है। मतलब कि ये एक है, एक ये एक्सिस है, और इनके बीच में ऑर्बिटल है। दो हमारे पास ऐसे हैं जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। अब अगर लिगेंड बॉन्ड बनाने आ रहा है तो मान लो कि यहां पर हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, अगर लिगेंड इससे जुड़ रहा है तो जो यहां पर ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो डीजेड है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मान लो कि ये लिगेंड यहां पर आ रहा है तो जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगा ये उसे रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो एक्सिस के बीच में थे क्योंकि वो इससे दूर हैं, वो इसकी रिपल्शन को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास मेटल लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेटल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 डायमेंशनल स्पेस में एक फिक्स पोजीशन के ऊपर है। अगर आप 6 चीजें जोड़ते हैं तो आप हर एक एक्सिस के ऊपर जोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्शन होती है। मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड आ रहा है, तो रिपल्शन हो रही है जिससे इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन जो एक्सिस के बीच में था उसे कम रिपल्शन फील हुई तो इनकी एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो 5 ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट एनर्जी के ना होके 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं एक बार देख लेते हैं। मैं आपको एक इमेज और दिखाता हूं जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये समझने में कि ये डिवाइड किस तरीके से हो रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अगर देखें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपने आप को कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। यहां पर क्या है? ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ने ये अपने आप को डिवाइड कर दिया। ये T2G ऑर्बिटल हो गया, ये EG ऑर्बिटल हो गया। EG मतलब जो एक्सिस के ऊपर थे, T2G जो एक्सिस के बीच में थे। उन तीनों के ग्रुप को हम T2G बोलते हैं, और जो 2 ग्रुप बने एक्सिस वाले उन्हें EG ग्रुप बोला जाता है। इनका जो एनर्जी गैप है वो 10dq माना जाता है कि भाई ये टोटल एनर्जी गैप जो है वो 10dq है। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेता हूं तो स्प्लिटिंग तो अभी भी होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर मेटल की तरफ ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग भी ज्यादा हो जाती है। देखो यहां पर अगर मेटल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, एक लिगेंड यहां तक आता है तो ये रिपल्सिव फोर्स कम है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल कम है। लेकिन अगर ये और ज्यादा नजदीक आएगा तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सीक्वेंस सही वही रहेगा। नीचे T2G है और ऊपर EG ऑर्बिटल है। लेकिन ये तो कहानी है हमारी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो ये तो जरूरी है नहीं। हमारे पास कभी कभी क्या होगा, दूसरी शेप्स भी बनेगी, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, उनमें तो चीजों के जुड़ने का तरीका क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो उस केस में अगर ओवरऑल हम बात करें तो हमारे पास चीजें कुछ इस तरीके से हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। यहां पर देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास 5 ऑर्बिटल थे तो DXY, DXY, YZ, ZX ये नीचे हैं, X2, Y2 ये ऊपर है। क्यों है ये ऊपर? देखो अगर 6 चीजें जोड़ते हैं, मान लो लिगेंड यहां पर आया, लिगेंड यहां है, यहां है, यहां है, यहां है और यहां है, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे और जो एक्सिस के बीच में है वो कम फील करेंगे। तो इसीलिए XY, YZ, ZX इनकी एनर्जी कम हो गई और इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई। सेम चीज अगर आप किसमें करते हैं? टेट्राहेड्रल में, क्योंकि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है। सॉरी मैं इसको दोबारा बनाता हूं। मान लो कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। तो ये अगर मेरा सेंटर है तो मेरे जो लिगेंड अटैच हो रहे हैं वो कहां पर अटैच हो रहे हैं? बिटवीन द एक्सिस। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर हैं वो तो रिपल्शन फील नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सिस के बीच में हैं वो यहां पर रिपल्शन फील करेंगे। तो उल्टा हो गया, जो एक्सिस के बीच में थे उनकी एनर्जी बढ़ गई, जो एक्सिस के ऊपर थे उनकी एनर्जी कम हो गई। दूसरी कहानी यह है कि यहां पर अगर मैं सेम लिगेंड यूज करूं, मान लो कि यहां पर मैंने 6 साइनाइड आयन जोड़े हैं, यहां पर भी 6 साइनाइड आयन जोड़े, तो यहां पर गैप कम है, यहां पर गैप ज्यादा है। उसकी वजह यह है नंबर, यहां पर हमारे पास 4 ही साइनाइड आयन थे तो इसीलिए गैप कम है, यहां पर 6 थे तो गैप क्या हो गया? ज्यादा। इसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, मैंने पिछला डायग्राम दिखाया, अगर 6 फ्लोरीन जोड़ोगे तो ये गैप कम हो जाएगा, 6 साइनाइड जोड़ोगे तो ये गैप ज्यादा हो जाएगा। नंबर में अगर चेंज कर दोगे तो ये गैप फिर से क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर
4 लिगेंड जोड़े हैं, लेकिन देखो क्या हुआ, हमने एक्स एक्सिस पर जोड़ दिया, वाई एक्सिस पर जोड़ दिया, जेड वाला हमारा क्या रह गया, खाली रह गया। तो इसीलिए जेड वाले की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी ज्यादा हो जानी चाहिए, तो बिल्कुल ये रही, देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा है, एक्स वाई की है, और वाई जेड वालों की क्या हो गई, सबसे कम, क्योंकि जेड पर तो कोई लिगेंड है ही नहीं, इसीलिए रिपल्सिव। तो ये किसमें है, स्क्वायर प्लेनर में। वैसे तो सिलेबस में ये दोनों है, लेकिन क्योंकि आप थर्ड लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे ये सीक्वेंस भी पूछ लिया जाए। तो सीधा सा याद रखना कि भाई स्क्वायर प्लेनर में एक्स वाई एक्सिस पर बॉन्ड बने हुए हैं, तो जेड वालों की एनर्जी सबसे कम होगी और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये इस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल अब आपके पास बॉन्ड बनाने के लिए कुछ इस तरीके से है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है, और इस थ्योरी की लिमिटेशंस को पूरा करने के चक्कर में ही हमारे पास नई डिस्कवरीज हुई। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब हमने कोबाल्ट का एक कंपाउंड पढ़ा था जिसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ था और साथ के साथ जुड़ा हुआ था आपका ऑक्सलेट। हमारा कंपाउंड था CO C2O4 3 एंड 3 नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सलेट आयन है। क्या होता है, चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं भाई जिसको नहीं पता। ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, अगर आप इसमें से H हटा देंगे तो ये बन जाएगा ऑक्सलेट आयन। C2O4 2 नेगेटिव होता है, 3 है, ये डाईवेलेंट है, सॉरी डाइडेंटेट है। डाइडेंटेट याद है ना, डेंटिसिटी, कौन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये चिलेशन भी करता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो नहीं है, वीक लिगेंड है, बट ये मान सकते हैं कि चिलेशन की वजह से ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है कॉम्प्लेक्स को। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे डी ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिटिंग के टाइम पर एनर्जी गैप थोड़ा सा हाई लेके जाते हैं। किसकी वजह से, चिलेशन की वजह से। और इसीलिए हमने कहा था कि जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या कर जाएंगे, पेयर अप कर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई एक मान लो कि यहां पर 3 है, हमारे पास है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, तो हमारे पास हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहला यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाऊं या पेयर अप करवा दूं। क्योंकि गैप बढ़ रहा है ड्यू टू चिलेशन, इसीलिए मुझे क्या करवाना पड़ा, पेयर अप। तो ये चीज वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि जब ये वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों नहीं जा रहे। हालांकि वो ऐसे कह ही नहीं रहा था, वो तो सिंपली ये कह रहा था कि भाई ये पेयरिंग नहीं करवा रहा तो बाहर वाला डी यूज होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में यहां पर क्या हो रही है, पेयरिंग। समझ में अगर कम आ रहा है तो एक बार प्लीज फिर से वो क्वेश्चन जाके रिकैप करिएगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमने वहां पर क्या किया था। क्लियर। तो ये हमारे पास बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का आइडिया है। अब ये क्या कह रहा है, आपके पास D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 यानी कि D जो है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मतलब जो आपका D ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से है, DXY, DYZ, DZX, और यहां पर है DX² माइनस Y² और DZ²। ये कहानी है। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6। हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब है, लो स्पिन कब होगा, जब पेयरिंग। हाई स्पिन कब होगा, जब पेयरिंग ना हो। यानी कि यहां पर जो लिगेंड था वो डेफिनेटली क्या था, वीक लिगेंड था। वीक लिगेंड की वजह से ये गैप कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यानी कि स्पिन ज्यादा रखनी है, हाई स्पिन। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो अब हम यहां पर ऐड करेंगे, पेयरिंग होगी। पेयरिंग तो तब देखो जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा तब तो पेयरिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन पहले आपको यह डिसाइड करना है कि पहले पेयरिंग करवाएं या ऊपर भेजें। तो वीक लिगेंड है इसीलिए ऊपर जाएगा। मुझे कैसे पता लगा वीक लिगेंड, उसने बोला है हाई स्पिन। लो स्पिन बोलता तो पहले पेयरिंग करवानी है, फिर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो ऊपर लेके जाने हैं। हाई स्पिन बोले तो पहले ऊपर लेके जाना है और अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर पेयरिंग करवानी है। अब हमें निकालना है द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे निकालेंगे ये टोटल एनर्जी? अगर आप 10 dQ मानते हैं तो हमारे पास यहां पर पोर्शन जो है वो है 4 और यहां पर जो पोर्शन है वो है 6।
क्योंकि 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। जितना डिस्टेबलाइजेशन है उतना ही स्टेबलाइजेशन भी होना चाहिए। अगर आप इसे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.6। अब हमारे पास D6 में यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन फैक्टर कितना है 0.4, तो ये हो जाएगा 1.6। डिस्टेबलाइजेशन कितनी है हमारे पास? वहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 0.6, दैट विल बी 1.2। तो अब बताओ आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल आंसर भाई इतनी क्या है डिस्टेबलाइजेशन, इतनी क्या है स्टेबलाइजेशन, तो गैप कितना हो जाएगा 0.4। ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। पहले सिंपली ये पूछता था बताओ कब ज्यादा होगा कब कम होगा, अब वो क्या करने लग गया है, उसने देखा कि लोग ट्रिक से रट के आ रहे हैं या सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो, वीक लिगेंड है तो अनपेयर करवा दो। तो वो कैलकुलेट करवाने लग गया है कि बच्चा इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएगा और फिर उसे पता होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन कितना कहां पर जा रहा है। ये याद रखिएगा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें कितना होता है 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी 100 है तो टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 4/9 इंटू 100। क्लियर? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो आपको याद रखने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन? कलर, हमारे पास मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर है। कलर क्यों दिखाई देता है? देखो हमने अभी कहा कि जो d ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट कर जाएंगे। मान लो कि मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही बात करूं तो मेरे पास क्या है, यहां पर 3 और यहां पर 2 ऑर्बिटल हैं, दैट इज dxy, dyz और dzx। दिस इज dx² माइनस y² एंड dz²। मैं कह रहा हूं कि मुझे यहां पर ये बताना है कलर क्यों आ रहा है। कलर आता है, मान लो कि यहां पर मैंने कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी गैप ज्यादा है। अगर आप इन्हें एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, तो ये हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा, यहां पर एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है h न्यू, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं c/λ। तो एनर्जी के हिसाब से हमारे पास एक वेवलेंथ आती है और इसी वेवलेंथ का कलर हमें दिखाई देता है। तो इस बात पर, कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि ये एनर्जी गैप कितना है। दूसरा, जो लैम्डा आप एब्जॉर्ब करेंगे वही आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है विबग्योर। ये ऐसे करिएगा, इसे यहां से कट कर दीजिएगा। विबग्योर, आई छोड़ दो, वॉयलेट इंडिगो छोड़ दो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। अगर आप ग्रीन एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको कंपाउंड का कलर कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। ध्यान से देखना, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, नीट में आता है भैया ये, और जो एचटेट एग्जामिनेशन है वो नीट के इक्विवेलेंट चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो दिखाई कैसा देगा, ब्लू। अगर येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट। अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब किया तो कैसा दिखाई देगा, येलो। तो ये जो व्हील है आप याद रखिएगा। दूसरा, एक बात और याद रखिएगा, विबग्योर, यहां पर वेवलेंथ मैक्सिमम है और यहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। वो ये कह सकता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स हैं और इनकी वेवलेंथ है λ1, λ2, λ3। इस बार तो उसने फॉर्मूला दे दिया और कहेगा बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, बताओ किसमें रेड कलर दिखाई देगा, बताओ किसमें येलो कलर दिखाई देगा। तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा उस तरीके से। अब जैसे यहां पर देखो, सभी में निकल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन कौन है लिगेंड? एक तो है NH3, एक है NO2 और एक है वाटर। वाटर रेफरेंस पॉइंट था, NO2 नेगेटिव मैंने बताया था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और NO3 नेगेटिव मैंने बताया था कि एक वीक लिगेंड है। अभी बताई थी भाई ये चीजें। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब इसमें स्टेबलाइजेशन
सबसे ज्यादा होगी। स्टेबलाइजेशन अगर सबसे ज्यादा होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें बताना है। अगर यहां पर मैक्सिमम हो रहा है, यहां पर क्या है, मैक्सिमम CFSE, इसका मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी ज्यादा चाहिएगी। एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अभी ये देखा था भाई। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, यानी कि NO2 के केस में एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी। तो हमारे पास कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, इसमें सबसे कम है, और उसके बाद कौन हो जाएगा, NH3, उसके बाद कौन हो जाएगा, वाटर। सो B विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं दोबारा आपको एक बार छोटी सी चीज बताता हूं कि जितनी ज्यादा एनर्जी, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उसी हिसाब से आपका कलर आने वाला है। कलर कैसे आएगा, कलर आता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ग्रीन मैंने एब्जॉर्ब किया, मैंने एब्जॉर्ब क्या किया है, ग्रीन, ये मेरी वेवलेंथ हो गई, तो मुझे दिखाई कैसा देगा, रेड कलर दिखाई देगा। तो अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो कौन सी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ये करेगा भैया एनर्जी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ये एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ये एब्जॉर्ब करेगा। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ना आया हो तो इसके लिए भाई डिटेल लेक्चर की एक CFSE का हमने अपलोड किया है, शायद हो गया है, तो एक बार जाके आप जरूर देख लीजिएगा। ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट with sodium nitroprusside, appearance of a violet ring color is due to formation of, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंबाइन किया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। ये टॉपिक है आपका डिटेक्शन वाला, डिटेक्शन ऑफ हेट्रो एटम्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, ये सब की जो डिटेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो। तो ये कह रहा है कि हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की रिएक्शन करवाई है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जिसे आप LE भी बोलते हैं, लसाइंस एक्सट्रैक्ट भी जिसे बोला जाता है, और वॉयलेट कलर का कंपाउंड हमारे पास बन रहा है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बता सकते हैं बिना सॉल्यूशन के कि भैया ये कौन सा हमारे पास कंपाउंड बनने वाला है? अगर नहीं तो मैं आपको इसको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। दरअसल हमारा जो सैंपल होता है, हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है उसमें सोडियम ने, मेरे पास कोई ऑर्गेनिक, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन ही करता हूं इसे, चलो पहले भैया एक्सप्लेन ही करते हैं। हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल आता है, इस सैंपल के अंदर हमें डिटेक्ट करना है नाइट्रोजन है, कोई हैलोजन है, सल्फर है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्यूब लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सोडियम डालते हैं, इसे हल्का सा गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हम इसमें अपना ऑर्गेनिक सैंपल डालते हैं। इसे हीट किया जाता है रेड हॉट होने तक। क्यों करते हैं रेड हॉट होने तक? जब आप इसे रेड हॉट होने तक गर्म करेंगे तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा और सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। अगर इसके अंदर सल्फर है ऑर्गेनिक सैंपल में तो वो इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा सोडियम सल्फाइड। अगर इसके अंदर नाइट्रोजन है तो वो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा सोडियम साइनाइड। मतलब इस तरीके से, क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास सैंपल बन जाते हैं। अब मुझे ये पता करना है, ये तो बन गया, अब मुझे ये पता करना है कि वो सल्फर है या नहीं। तो हम एक रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। Na2FeCN5NO, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भाई, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और इसकी रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ हम, सॉरी सोडियम सल्फाइड के साथ हम करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा Na4FeCN5
NOS आ गया, एम्बिडेंट लिगेंड, अभी करवाया था ना, जो नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ जाए, सल्फर के साथ भी जुड़ जाए। हालांकि मैंने वो NCS का एग्जांपल दिया था, आइसोथायोसाइनाइड एंड थायोसाइनाइड का, यहां पर एक और हो गया हमारे पास। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास बेसिकली बनता है जो कि वॉयलेट कलर का होता है, और ये हमें प्रेजेंस को 100% प्रेजेंस को फील करवाता है कि आपके सैंपल के अंदर सल्फर प्रेजेंट था। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इसे टच किया गया है। फिलहाल वीडियो लेक्चर की टाइमिंग को हम बैलेंस कर रहे हैं भाई, इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि नाइट्रोजन की डिटेक्शन में आपके पास कंपाउंड बन रहा है फेरोफेरिसाइनाइड, और उसी तरीके से सल्फर के एक दो और टेस्ट हैं, इन सभी के फॉर्मूले भी आप जरूर याद करके जाएं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं एक पेज पर सिंपली ये सारी चीजें मेंशन करके आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अकेला केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन अगर आपके 60 क्वेश्चंस में से 7 to 8 क्वेश्चंस करवा रहा है तो आपको इसे बार बार अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। और कहीं पर किसी भी तरीके का इश्यू अगर आपको आ रहा है, कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए, तो आप हमें जरूर मैसेज करिए, ईमेल करिए, लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन्हें एक बार हमें जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ बेस्ट प्रिपरेशन।